किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या चांदनी, काम वाली बाई, आज तूने आने में बहुत देर कर दी। चल, अब जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दे। इन्हें ज़ोर से भूख लग रही है। अगर मैं इनकी जगह होती तो फिर भी चल समझौता कर लेती, लेकिन तेरे बाबूजी से भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तू तो जानती है ना। सावित्री जी ने अपनी काम वाली बाई चांदनी से कहा, इन्हें तो सुबह के 7 बजे भी इतनी जोर की भूख लग जाती है कि पूछो मत। अब क्या बताऊं माँ जी, मैं रोज सोचती हूँ कि घर का काम जल्दी खत्म हो जाए तो मैं जल्दी आ जाऊं। बाबूजी, थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी से आपके खाने के लिए कुछ बना लाती हूँ। एक तो सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है माँ जी, इसीलिए बच्चों का खाना बनाकर आना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों को भी देख, उनका खाना पीना बना, उन्हें खिला। पर जब वो बड़े हो जाएंगे और तू बूढ़ी हो जाएगी और उनके किसी काम की नहीं रहेगी, तब क्या? तब क्या वो तेरा इतना ख्याल रखेंगे? वहीं पास में बैठे राकेश जी अपनी पत्नी की बात सुनकर बोले, सावित्री, तुम अपने बच्चों की नाराज़गी इसके बच्चे पर क्यों निकाल रही हो? अरे भाई, सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। हाँ माँ जी, बाबूजी सही कह रहे हैं। सारे बच्चे एक जैसे थोड़ी होते हैं। और मेरा बेटा क्यों नहीं देखेगा मुझे? मैं माँ हूँ उसकी आखिर। मुझे ना देखेगा, मेरा ख्याल ना रखेगा तो किसका रखेगा? अरे चांदनी, तू भी बहुत सीधी है। अब तू मुझे ही देख ले। क्या मैंने अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखा? बचपन में मैंने उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना होने दी, पर आज मेरे 3-3 बेटे बहू हैं और इसी शहर में रहते हैं। लेकिन मजाल है, कोई झांकने तक आ जाए या हमसे आकर पूछ ले कि हम मर गए हैं या जिंदा हैं। इतना कहते कहते सावित्री जी की आंखें भर आईं और वह बीते दिनों को याद करके रोने लगीं। बात उन दिनों की है जब सावित्री जी एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करती थीं। उन दिनों भी सर्दी का ही मौसम था। सावित्री जी का भरा पूरा परिवार था। वह अपनी पोती के लिए स्वेटर बुना रही थीं कि रमेश जी ने उनसे आकर कहा कि सावित्री, कुछ दिनों में मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है बेटों को दो। रमेश जी बोले, कभी खुद के लिए भी कुछ सोच लिया करो। अगर मैं तुमसे पहले मर गया तो देख लेना, तुम्हारा एक भी बेटा तुमसे पूछने नहीं वाला कि माँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। चुप रहिए, शुभ शुभ बोलिए। अरे हमारे 3-3 बेटे और बहू हैं, पोते पोतियां हैं, भरा पूरा परिवार है। देखना आप, हमारे बेटे आपस में इस बात को लेकर झगड़ा करेंगे कि हम दोनों को सबसे पहले अपने पास रखेगा कौन। रमेश जी के रिटायरमेंट के बाद बेटों का व्यवहार बदलने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और सावित्री जी स्कूल में पढ़ाती रहीं। अब 1 साल बाद वे भी रिटायर हो गईं, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम सारे पैसों को तीनों में बराबर बांट दें। रमेश जी इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं थे, लेकिन पत्नी की जिद के आगे उनकी एक न चली और घर में अशांति ना फैले, इस वजह से
सावित्री जी ने अपनी सारी जमा पूंजी 3 बराबर हिस्सों में बांट दी। कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा। फिर रमेश जी रिटायर हो गए। तब तीनों बेटों का व्यवहार धीरे धीरे करके बदलने लगा। रमेश जी अच्छे से अपने बेटों को जानते थे कि उनके बेटों को माँ बाप की कोई चिंता नहीं है। वे सब तो बस पैसे के लालची हैं। वे सावित्री जी को बहुत समझाते, पर सावित्री जी ठहरी माँ, और माँ की ममता तो आप सब जानते ही हैं। उसी बात का फ़ायदा उनके तीनों बेटों ने उठाया। तीनों बेटे सावित्री जी से बोले कि माँ, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, यह घर थोड़ा छोटा पड़ता है, अब इसमें हमारा गुजारा नहीं होता, क्यों ना हम एक नया घर ले लें। सावित्री जी ने भी इसमें उनका साथ दिया और 4-5 महीने में उन्होंने एक नया घर ले लिया। अब सावित्री जी अपने तीनों बेटों के साथ उस घर में रहने लगे। थोड़े ही समय बाद उनके दोनों बेटे किसी न किसी बहाने से उन्हें छोड़कर अलग क्वार्टर में रहने लगे। उसके कुछ समय बाद छोटे बेटे ने सावित्री जी से कहा कि माँ, मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है, अगर आप मदद करो तो मैं काम शुरू कर लेता हूँ। अपना बिजनेस रहेगा तो आपके पास आपकी देखभाल भी करता रहूँगा। रमेश जी ने फिर सावित्री जी को मना किया, लेकिन सावित्री जी की आंखों पर तो बेटे के प्यार का झूठा भूत सवार था। उन्होंने छोटे बेटे को एक बिजनेस शुरू करवाया। थोड़े दिन बाद ही बेटे ने अपना असली रंग दिखाया और अपनी माँ से बोला कि माँ, यहाँ से बच्चों का स्कूल दूर पड़ता है और दुकान भी, काम इतना है कि आने जाने में बहुत नुकसान होगा। तो मैं सोच रहा था कि वहीं पास में ही कमरा लेकर बच्चों के साथ चला जाऊं। इसी शहर में हूँ, आपको जब ज़रूरत हो तो मैं आ जाया करूँगा। इस बहाने उसने भी अपने माँ बाप से किनारा कर लिया और उसी शहर में अपने माँ बाप से अलग होकर रहने लगा। अब सावित्री जी और रमेश जी दोनों उस घर में अकेले रह गए थे। बड़े बहू बेटे उन्हें देखने आते जाते रहते थे, लेकिन जब से उन्हें यह पता चला कि छोटे भाई को बिजनेस माँ ने अपने पैसे से खुलवाया है, तब से वे गुस्से में चिल्लाकर बोले कि जब आपने उसे पैसे दिए हैं तो अपना ध्यान भी उसी से रखवाइएगा। 3 बेटों के होते हुए भी सावित्री जी और रमेश जी अपने बुढ़ापे में बिल्कुल अकेले थे। इन्हीं सब बातों को याद करके सावित्री जी दुखी हो रही थीं। तभी रमेश जी बोले कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं हूं न तुम्हारे साथ, तुम बस खुश रहा करो। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पर सावित्री जी अपने बेटों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। दुखी होती हुई वे बोली कि मैं कितनी पागल थी, आपने मुझे कितना समझाया, पर मैंने आपकी एक न सुनी, और आज देखिए, जब मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा तो मेरे तीनों बेटों ने मुझे त्याग दिया। कैसी बातें करती हो तुम? अरे, हम उनके माँ बाप हैं, वो हमारे नहीं हैं, समझी तुम? उन नालायकों के लिए क्यों परेशान होती हो? एक बात बताओ, जब वे लोग नहीं थे तब हम दोनों कितने खुश रहते थे। हम दोनों जब साथ हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे बहुत समझाने के बाद सावित्री जी को समझ आया कि इंसान अकेला ही आता है दुनिया में और अकेला ही चला जाता है। बस अपना जीवन साथी साथ हो तो हर मुश्किल कट जाती है। लेकिन फिर भी
मन के किसी कोने में बच्चों से दूर होने का जख्म सावित्री जी के मन में नासूर बन चुका था और वह धीरे धीरे बीमार हो गईं। हालांकि चांदनी उनका बहुत ध्यान रखती। रमेश जी उन्हें सैर कराने ले जाते। दोनों पार्क में जाते तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलते। एक दिन सावित्री जी ने चांदनी से अपने बच्चों को फ़ोन करवाया कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम लोगों को देखे, आ जाओ, मेरा बहुत मन हो रहा है तुम्हें देखने का। क्या पता मैं रहूं ना रहूं। तो बेटा बोला कि माँ, अभी हम व्यस्त हैं, देखते हैं, अगर टाइम मिला तो बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बेटे के मुंह से ये सब सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश जी बाहर से आए तो उन्हें देख बोले, अपने बेटों से फ़ोन पर बात की थी? उन्होंने झूठा हंसकर कहा, नहीं तो मैं क्यों करती उनके पास फ़ोन। रमेश जी सब जानते थे पर वह कुछ न बोले। थोड़ी देर बाद जब वे दोनों सैर को निकले तो सावित्री जी ने कहा कि आज थोड़ा और दूर तक चलते हैं, क्या पता कल मैं रहूं न रहूं आपके साथ चलने को। तो रमेश जी बोले कि ये तुम कैसी बातें करती हो, जितना ख्याल मैं तुम्हारा रख रहा हूँ तुम्हें भी तो रखना है मेरा उतना ख्याल। अब जब वे दोनों घर आए तो सावित्री जी ने चांदनी से कहा कि आज बढ़िया सी सब्जी बना, आज मैं तेरे बाबूजी के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। रमेश जी को आज कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि सावित्री जी उनका आज और रोज़ से ज़्यादा ध्यान रख रही थीं। वे चांदनी से बोली कि चांदनी, जब मैं मर जाऊं तो अपने बाबूजी का अच्छे से ध्यान रखना। उन्होंने अपने गले से सोने की चेन उतार कर चांदनी को दी तो उसने चैन लेने से इनकार कर दिया। तब रमेश जी बोले कि रख ले बेटा, जो लेने के भूखे और लालची थे वे तो सब ले गए, ये तो तुझे प्यार से दे रही है, रख ले। खाना खाकर जब वे लेटी तो रमेश जी सावित्री जी का हाथ पकड़े ही बैठे रहे। आंखों में नींद गायब सी थी। वह बस एकटक सावित्री जी को देखे जा रहे थे। जब सावित्री जी बोली, हम औरतें कितनी बुद्धू होती हैं ना, ज़रा सी प्यार से कोई बात कर ले तो उसको अपना समझ लेती हैं। आप मुझे हर बार समझाते रहे, मैंने आपकी एक न सुनी। आंखों में आंसू लिए सावित्री जी बोली तो रमेश जी ने उन्हें समझाया। वे चुप होती हुई बोली, आज आपको नींद नहीं आई है क्या? अगर आप ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े बैठे रहेंगे तो यमराज मेरे पास नहीं आएंगे। रमेश जी ने उन्हें डांटा, कैसी बातें करती हो तुम। और बात करते करते न जाने कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब चांदनी ने दरवाज़ा खटखटाया तब रमेश जी की आंख खुली। उन्होंने सावित्री जी की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली हुई थीं। उनको देखकर रमेश जी के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। एक पल में उनका सब कुछ उजड़ गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके अपनी पत्नी को पूरे 16 सिंगारों से सजाया और उन्हें अंतिम विदाई दी। अब तो उनके तीनों बेटे भी वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही बेटों ने मुखाग्नि देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रमेश जी ने उन्हें रोक दिया। अंतिम संस्कार के बाद भी सब घर वापस आए तो रमेश जी ने देखा कि तीनों बेटे और बहू घर के आंगन में बैठे हुए हैं। रमेश जी ने चिल्लाते हुए उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? अरे नालायकों, तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, दिन रात भूखी प्यासी रहकर तुम्हारा पालन पोषण किया,
तुम्हें इस काबिल बनाया, उसके अंतिम समय में भी याद करने पर भी तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं था कि तुम उसको देखने आ जाते। तो फिर अब क्या करने आए हो यहाँ? चले जाओ मेरे घर से। और वैसे भी यह जो घर है, मैं इसको वृद्ध आश्रम में दान देने वाला हूँ। इतना सुनते ही तीनों बेटे चौंक गए और कहने लगे कि नहीं पिताजी, इस घर को आप वृद्ध आश्रम में नहीं दे सकते। इस घर पर सिर्फ हमारा हक है, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब रमेश जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा हक? किसने कहा कि इस घर पर तुम्हारा हक है? यह घर मेरी और मेरी पत्नी की कमाई का है। इस पर सिर्फ मेरा हक है। इस घर को ही नहीं, बल्कि अपनी सारी जमा पूंजी जो मेरे पास बची है, मैं उसको भी चांदनी को दूंगा। और अगर तुमने ज़्यादा ड्रामा किया तो मुझे पुलिस बुलाने में भी देर ना लगेगी। पुलिस का नाम सुनते ही तीनों बेटों को लगा कि यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, और तीनों बेटे और बहुएं वहाँ से चले गए। चांदनी ने सावित्री जी के मरने के बाद रमेश जी का एक बेटी की तरह ध्यान रखा, और जब रमेश जी का अंत समय आया तो उन्होंने अपने कहे अनुसार अपनी सारी जमा पूंजी चांदनी को दे दी और उस घर को वृद्ध आश्रम के नाम कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।